कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस मनोरमा क्लासेस को और करें अपने SSC एंड ऑल वन डे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस मनोरमा क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी? हाँ, हो गया, समझ में आ गया, लेट हो गया हूं, ज़्यादा लेट नहीं, 1-2 मिनट लेट हुआ एकदम। सभी को राम राम। भावना स्वामी गुड मॉर्निंग। रागिनी ईसा जय श्री राम। रागिनी राधे राधे। ठीक है। नगमांत्री, क्या नाम है आपका? नगमाती, अखिलेश, पूजा, मंजीत सिंह, सभी को राम राम। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेट हो जाए, 1-2 मिनट लेट हो जाए तो गद्दर नहीं मचाते, है कि नहीं? एकदम गद्दर मचाओगे तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है, एकदम भागते भागते हुए आना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यानी कि मॉड्यूल पेपर लगा रहे हैं। SSC MTS के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा, याद रखिएगा ये बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर संडे को टेस्ट में मेरा रैंक कितना है बताइए ना सर। पहले कल बताया तो था अखिलेश, अगर अभी आपको देखना है तो मैं अनब्लॉक कर दिया हूँ। ठीक है। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है? अब आ रही होगी, आवाज़ आ रही है? ठीक से एक बार सुनो, आवाज़ आएगी। लव 001 बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग। नहीं आ रही है? एक बार सही बताना, सब सुनकर देखो एक बार आवाज आ रही है कि नहीं, क्योंकि मेरे फोन में तो आ रही है। ये सुनिए, आवाज आ रही है। भावना गुड मॉर्निंग। इसे एक बार थोड़ा आवाज को बढ़ाओ आप, ठीक है, क्योंकि आवाज एकदम क्लियर आ रहा है, मैं सुन रहा हूं और बाकी सभी को आ ही रहा होगा, है कि नहीं? आ रही है सर। मंजीत देखो, मंजीत बोल रहे हैं आ रहे हैं। सुनी मीना जी बोल रही हैं आ रही है। ठीक है, तो आप अपने फोन को सही करो, नहीं तो पटको दीवार पे एक बार, जल्दी से आ जाएगा। सर बता दीजिए ना एक बार। चलिए एक बार बता दे रहे हैं। क्या नाम है? अखिलेश। चलिए अखिलेश जी 1 मिनट टाइम दीजिए। ठीक है, अखिलेश नाम है ना? अखिलेश दिख नहीं रहे हो तुम तो। हाँ, अखिलेश तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हो। ठीक है, अखिलेश चौथे नंबर पे हो, 84 नंबर के साथ। चौथा नंबर है, अच्छा नंबर है, पहली बार अटेम्प्ट किए हो मेरे हिसाब से। अरे सर मेरे में नहीं, ईसा मोबाइल को मारो दीवार पे। ठीक है, तुरंत आवाज आ जाएगा रिटर्न में, एकदम जल्दी जल्दी। हाँ, चौथे नंबर पे हो, 84 टोटल नंबर आया है। चलिए जब इतना बोल ही रहे हो तो आपको टोटल ही दिखा दे रहा हूं कि सर कहां कहां आप गलती किए हो। ठीक है, और ये आपको मिल जाता है, आपके जब टेस्ट दोगे तो उसमें मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश की बात करूं तो 16 क्वेश्चन आपने गलत किया है और 9 क्वेश्चन आपने सही किया है, और पूरा मतलब माइनस में कर कर अगर देखा जाए तो याद रखिएगा टोटल नंबर आपका 23 आया है। जनरल अवेयरनेस जीके की बात करूं तो टोटल मतलब 24 अटेम्प्ट किए हो, एक अटेम्प्ट नहीं किए हो। 6 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, बाकी 18 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। न्यूमेरिकल मैथ में बात करूं तो 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, 10 क्वेश्चन आपने गलत किया है और 5 क्वेश्चन आपके सही हैं। रीजनिंग की बात किया जाए तो 4 अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, 12 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं और 9 क्वेश्चन क्या हुआ है तो आपका सही हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, एकदम गलत गलत बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। चलिए बात करते हैं क्लास के ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन दीजिए आपके सामने आ गया, और पहला क्वेश्चन ही है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 कितने नगर निगमों को एक में एकीकृत करना चाहता था? यानी कि सिंपल सी बात है, नगर निगम के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जल्दी बता दो कितने नगर निगम, मतलब दिल्ली नगर निगम जो है वो कितने, यानी कि 2022 में जो विधेयक यानी कि संशोधन किया गया उसमें कितने नगर निगम को क्या किया गया, एकीकृत करना चाहता था? आने लगी सर? चलिए अच्छी बात, बिना पटके हुए फोन को आने लगा, अच्छी बात है सर। इस बार फर्स्ट का सपना है, अरे सपना एकदम पूरा होगा। ठीक है,
एकदम कोशिश कीजिए। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम एक ही बार में 10 बच्चे हो जाएं 70% लाने वाले, कि मेरा हालत खराब हो जाए, ठीक है, सबका रिचार्ज करने में मेरा खुद का हालत खराब हो जाए। मैं चाहता हूं मैं अपनी हालत खराब करनी, तो एकदम दिखाओ दम अपना, ठीक है, कि इतना आ सकता है। चलिए, क्या होना चाहिए अगर इसके आंसर के बारे में बात किया जाए कि दिल्ली नगर निगम के बारे में, याद रखिएगा 2022 में इसका क्या हुआ है, तो संशोधन हुआ है इस विधेयक के द्वारा, जो कि 3 नगर निगम, ठीक है, क्या, तो 3 नगर निगम याद रखिएगा क्या किया गया है, तो इसको एकीकृत करने की बात की गई है। खुशबू, जय श्री राम। अब बात करते हैं, आप सभी को पता है नगर निगम बेसिकली क्या है, तो लोकल गवर्नेंस में आता है, ठीक है। अगर लोकल गवर्नेंस की अगर बात कर दिया जाए या नगर निगम की बात कर दिया जाए कि सर कितने कितने, यानी कि आप सभी को पता है 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात कर दिया जाए, तो ये आपका नगर निगम से, क्या, नगर निगम से याद रखिएगा कनेक्ट होता है। किससे, तो नगर निगम से कनेक्ट होता है। इसका जब संशोधन हुआ था तो याद रखिएगा संविधान में एक भाग भी जोड़ा गया था, और भाग कौन था सर, तो याद रखिएगा 9A, और एक शेड्यूल भी जोड़ा गया था, और शेड्यूल कौन था सर, तो 12वां, और टोटल याद रखिएगा शेड्यूल भी अभी 12 ही शेड्यूल वर्तमान में है कि नहीं अविनाश, एकदम सही बात है, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में आपके एकदम बिल्कुल होना चाहिए। अगर बात कर दिया जाए कि प्रथम नगर निगम, ठीक है, अगर प्रथम नगर निगम के बारे में पूछ दे, नगर निगम सर कौन है, प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां पे की गई थी, तो ये भी दिमाग में होना चाहिए कि मद्रास में, ठीक है, यानी कि पहला नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। अगर स्वदेशी स्वशासन, ठीक है, स्वदेशी स्वशासन के जनक के रूप में पूछ दे कि सर किसके कार्यकाल में सबसे पहले स्वदेशी, हाँ, लोकल गवर्नेंस का क्या किया गया था, तो शुरुआत की गई थी, तो ये भी दिमाग में रखना कि लॉर्ड रिपन, यानी कि रिपन के टाइम पे याद रखिएगा ये सबसे पहले, इसीलिए इसके कार्यकाल को स्वदेशी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। कब टाइम था सर, तो याद रखिएगा पहली बार 1882 में ये विधेयक क्या किया गया था, तो पेश किया गया था। तो ये सब चीजें एकदम दिमाग में बात होना चाहिए। अगर नगर निगम के थोड़ा सा हटकर यानी कि 73वें संविधान संशोधन की बात किया जाए, तो आप सभी को पता है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत की बात की गई है, पंचायत से संबंधित है, और जिसमें ये 9 जोड़ा गया है, 9A जोड़ा गया है, तो याद रखना कि इसी में सबसे पहले भाग कौन जोड़ा गया था, तो भाग 9 जोड़ा गया था। क्लियर, ये भी दिमाग में रखना। अगर बात कर दिया जाए इसमें शेड्यूल कितने जोड़े गए थे सर, तो इसमें शेड्यूल याद रखिएगा 11वां शेड्यूल जोड़ा गया था। इसका विषय भी पूछता है, याद रखिएगा 12वीं अनुसूची में जो जोड़े गए थे तो कितने विषय के साथ, तो ये भी दिमाग रखना कि 18 विषय के साथ। क्लियर, चलिए, बिल्कुल सही बात है, रिपन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मेमोरी के संबंध में यूएसबी, ठीक है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ रहा है अंकुश आर्या, एकदम गुड मॉर्निंग सर, और लाइक शेयर बिल्कुल हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है, एकदम लाइक और शेयर मचा दो बवाल, जाकर कहीं पे भी मचाना है, जहां मचाना है मचा दो, और बता दो कि गदर मच रहा है एस मनोरमा क्लासेस पे। क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हो, एक बात बताओ, जो क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है आप उसका पैटर्न एक बार देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से इसका पैटर्न रखा जाता है। इसीलिए ये पैटर्न रखा जाता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है या फिर फेर बदल के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसीलिए इस पैटर्न को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा सर, तो यूनिवर्सल क्या होगा, सीरियल बस होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर बात किया जाए यूएसबी का काम क्या होता है सर, तो यूएसबी पोर्टेबल होता है, किसी भी काम में आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे मोबाइल आजकल चार्ज करते हो तो ज्यादातर मोबाइल आजकल यूएसबी केबल के द्वारा ही चार्ज किया जाता है। डेटा ट्रांसफर के बारे में, डेटा ट्रांसफर जो होता है, डेटा ट्रांसफर के भी काम में आता है, गाना सुनने में भी काम आता है, स्पीकर जो सुनते हो याद रखना उसको चार्ज करते हुए बेसिकली यही काम आता है, यानी कि यूएसबी इसमें सबसे आजकल इंपॉर्टेंट रोल में प्ले कर रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था, जब चार्जर की बात किया जाए तो याद रखिएगा पहले सिंगल चार्जर आया करता था, ठीक है, यानी कि पोर्टेबल नहीं हुआ करता था। अब क्या होता है कि यूएसबी के द्वारा याद रखिएगा उसे क्या कर दिया गया है, तो यूनिवर्सल कर दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। देखो नहीं है से बहुत क्वेश्चन आ जाता है, जैसे संविधान से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान में कौन से शब्द इसमें से नहीं है। गेमर साहब एकदम गुड मॉर्निंग, डियर सर एकदम गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो ये दिमाग में होना चाहिए। अगर बात करते हैं कि संविधान से, ठीक है, संविधान से सर संविधान में कौन कौन से शब्द नहीं आते हैं, तो आप सभी को पता है बजट, ठीक है, बजट नामक कोई भी शब्द संविधान में यूज नहीं किया गया है। अगर बात कर दिया जाए संघीय व्यवस्था यानी कि संघवाद की बात किया जाए तो याद रखिएगा संघवाद, ठीक है,
यानी कि संघ का भी, संघीय का भी, संघ का भी याद रखिएगा, इसका भी शब्द यूज नहीं किया गया है। ठीक है, ये भी दिमाग में रखना। अगर बात कर दिया जाए और तो अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यकों को भी याद रखिएगा संविधान में जगह यानी कि शब्द नहीं दिया गया है। बाकी अगर बात किया जाए तो बजट के लिए अलग शब्द का प्रयोग किया गया है। संघ के बारे में बात किया जाए तो याद रखिएगा राज्यों, क्या नाम है, अनुच्छेद 1 में यही तो कहा गया है, यानी कि क्या है, केंद्र राज्यों का एक संघ है। क्लियर, तो संघवाद का शब्द बिल्कुल नहीं किया गया है, ये भी दिमाग में रखना। और अक्सर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर प्रियम्बल की बात किया जाए तो सबसे पहले प्रियम्बल को पेश यानी कि प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी दिमाग में रखना कि नेहरू जी के द्वारा। कब किया गया था सर, तो कोई बताएगा, यानी कि तीसरा बैठक, संविधान सभा के तीसरे बैठक में, याद रखिएगा 1946 में इसको सबसे पहले क्या किया गया, नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया। सर इसकी मान्यता यानी कि इसको पारित कब कर लिया गया, तो ये भी दिमाग में रखना 22 जनवरी 1947 को याद रखिएगा, इसको क्या कर लिया गया, तो पारित कर लिया गया। और तब जाकर याद रखिएगा संविधान में यानी कि प्रस्तावना के रूप में इसको जाना गया। इसका भाषा कहां से लिया गया है, अगर भाषा के बारे में पूछ दे कि सर इसकी भाषा कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन खुद प्रियम्बल सर कहां से लिया गया है, तो प्रियम्बल सर अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। क्लियर, तो ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपके। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अल्पसंख्यक शब्द को याद रखिएगा संविधान में ना ही बताया गया है, ना ही विस्तार किया गया है। जब अनुच्छेद 29 पढ़ोगे ना तो उसमें अल्पसंख्यक नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी वर्ग के लिए बोला है, क्या बोला है, किसी भी वर्ग के लिए बोला है। और अल्पसंख्यक को इसलिए रखा जाता है कि आप सभी को पता है जहां भी किसी भी जनसंख्या की अल्पसंख्यता हो, यानी कि वहां पे उनकी जनसंख्या कम हो, ऑब्वियस सी बात है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो सरकार के द्वारा ये चीजें की गई है। क्लियर, जैसे हिंदू धर्म के बारे में बोल दो कि अगर हिंदू को देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जाहिर सी बात है, यानी कि उसको क्या किया गया है, तो यानी कि अल्पसंख्यक में रखा गया है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक में है और मुस्लिम भी अल्पसंख्यक में है, बौद्ध अल्पसंख्यक में है, जैन धर्म अल्पसंख्यक में है। ओवरऑल अगर बात करूं भारत की, तो याद रखिएगा भारत में अल्पसंख्यक के रूप में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे जैन आ जाते हैं, बौद्ध धर्म आ जाते हैं, पारसी आ जाते हैं, ये बेसिकली अल्पसंख्यक के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, कि मलिक जी एकदम गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको पहले रैंक के लिए, यानी कि संडे को जो टेस्ट हुआ था। आपका पूरा नाम क्या है मलिक साहब, आपका पूरा नाम बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रतिभा तिवारी, गुड मॉर्निंग बेटा जी, सभी को एकदम गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइक हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमोनिया हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र की पहचान करें। ठीक है, अब देखो ये केमिस्ट्री का चीज है और केमिस्ट्री में अक्सर फॉर्मूला से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अंशु कार्य 9, 11, 13 तीनों संविधान सभा के बैठक के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 9 दिसंबर को पहला और 11 दिसंबर को दूसरा और 13 दिसंबर को तीसरा। पहले में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। दूसरे में याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, तो अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। और 13 दिसंबर यानी कि तीसरे बैठक में क्या किया गया था, तो ये भी दिमाग में रखना कि प्रियम्बल को क्या किया गया था, तो पेश किया गया था। मुबारक अली, बहुत बहुत एकदम मुबारक अली जी, एकदम नमस्कार। और यही है मुबारक अली जी, ठीक है, जिन्होंने पहला यानी कि संडे को पहला टेस्ट क्या किया था, तो हासिल किया था। एक मिनट आप लोग लाइन पे रहे, क्योंकि मुबारक अली पहले रैंक पे आए थे, इनको दिखाना जरूरी है। ठीक है, कि ये बेसिकली गलती कहां कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो दिखाना एकदम बनता है कि नहीं। मुबारक एक बार देखो बेटा कि तुम्हारा दिक्कत कहां पे आ रही है। अगर मुबारक अली के बारे में बात करूं तो मुबारक देखो, जैसे कि आपका टोटल अगर नंबर बताऊं तो टोटल नंबर याद रखिएगा 134 नंबर आया है। अगर इसी में 6 नंबर अगर और आ जाता, ठीक है, कोई बात नहीं टिंकू, अगर इसी में 6 नंबर और आ जाता था आपका 70% कंप्लीट हो जाता। और 20% याद रखिएगा फर्स्ट प्राइज का क्या है, परसेंटेज एक कैटेगरी है। बात करते हैं कि सर कहां कहां आप गलती किए हो। जैसे इंग्लिश अच्छा स्कोर है आपका, ठीक है, यानी कि 17 क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, 8 क्वेश्चन आपके याद रखना गलत हुए हैं। अगर बात कर दिया जाए कि माइनस करके टोटल नंबर इंग्लिश में कितना आया है सर आपका, तो 49 नंबर आया है। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए जनरल अवेयरनेस, याद रखिएगा 75 नंबर का था इंग्लिश। ठीक है, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके की बात किया जाए 22 क्वेश्चन आपके सही हैं, 3 क्वेश्चन आपके गलत हैं। और टोटल नंबर सर 65.25 नंबर है माइनस करने के बाद। उसके बाद मैथ की बात की जाए तो मैथ में आपके 18 क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये क्या है सर, मिस बी
ये बेसिकली संडे को टेस्ट होता है, वेडनेसडे को टेस्ट होता है, और टेस्ट होने के बाद बेसिकली सब रिजल्ट आता है। 70% जिसका भी आया उसको फर्स्ट प्राइज दी जाती है, लेकिन अभी तक कोई 70% लेकर नहीं आ पाया है, यानी कि सिंपल सी बात है, मेरे पैसे बच रहे हैं। अच्छी बात है, इसी तरह बचाते रहो। 18 क्वेश्चन आपके याद रखिएगा न्यूमेरिकल यानी कि मैथ में सही हुए हैं, ठीक है, मुबारक। 18 क्वेश्चन सही हुए हैं, 7 क्वेश्चन आपने गलत किया। और आपकी सबसे खासियत बात, एक बात बता रहा हूं कि आपका अभी तक तीनों सब्जेक्ट मैंने देखा, सबसे अच्छी बात है कि आपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अजीत गुड मॉर्निंग। हर क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट करो। अरे नहीं आता है तो करो ना, यहां पे कौन सा सिलेक्शन तुम्हें मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है ना। अरे तुक्का ही मारो, लेकिन मारो, कम से कम हर क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्या करना होगा, आपको अटेम्प्ट करना होगा। यहां पे नहीं करते हो तो याद रखना एग्जामिनेशन हॉल में जाकर तो कतई नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन पे होता है, ठीक है। कहां पे ये टेस्ट होता है, एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आपका रीजनिंग बहुत कमजोर है, ठीक है, मुबारक अली, यानी कि 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हो, 5 क्वेश्चन आपके गलत है और 5 क्वेश्चन सही हैं। तो थोड़ा रीजनिंग पे भी ध्यान दो बेटा, ठीक है। अब मेरा दिखाना कितने सही हैं। ओ भाई साहब, आपके तो 2 नंबर आए हैं, समझ रहे हो ना रोहित, रोहित महाराज जी, आपके 2 नंबर आए हैं सर। दिखाने वाली बात ही नहीं है उसमें, सिर्फ जीएस का 2 क्वेश्चन टच किए हो, बाकी कुछ नहीं किए हो। और चलिए अब बढ़ते हैं क्लास के ऊपर, क्योंकि ये देखो रोहित, क्या है आपका 0.25 नंबर है, समझ रहे हो ना। और क्वेश्चन क्या किए हो आप, अगर रिपोर्ट के बारे में देख लूं, आपका रिपोर्ट कार्ड में देख लूं कि सर रिपोर्ट कार्ड में क्या है, तो इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हो। जनरल अवेयरनेस में याद रखना 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 1 क्वेश्चन सही हुए हैं। मैथ में छुए तक नहीं हो, रीजनिंग में भी नहीं छुए हो। सेकेंड टाइम में अगर याद रखना, अगर अटेम्प्ट लेते हो तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से बताओ, यानी कि चौथे का आंसर क्या होगा सर, जल्दी से। और एक बार लाइक और शेयर बिल्कुल हो जाना चाहिए। देखो लाइक और शेयर करोगे तभी जाकर हमें मजा आएगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे मजा आएगा। और आंसर क्या होगा, NH4OH, ठीक है, NH4OH होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप, किस कॉन्टिनेंट में स्थित है। बी बिल्कुल सही है ऐसा, ठीक है। पिछले वाले का आंसर बिल्कुल सही बात है, बी आंसर होगा। और अगली बार से यानी कि अगले वेडनेसडे से इस टेस्ट का टाइम 2 बजे होगा, ठीक है। कितने बजे होगा, 2 बजे होगा। तो एकदम दिमाग में रख लेना कि किसी को अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो इस टाइम पे बिल्कुल एकदम अवेयर रहे, और खाना भले छोड़ दे लेकिन टेस्ट नहीं छूटना चाहिए। अगर फिर भी टेस्ट छोड़ रहे हो तो आपकी मर्जी है सर, आपकी लाइफ है, आप क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी के साथ, ये टोटल याद रखिएगा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं आंसर के बारे में कि सर आंसर क्या होगा। जैसे सभी का देख रहा हूं मैं, बी, यानी कि अफ्रीका आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है। मिस बी बोल रही है सर बी 100%, इसी का आंसर दे रही है कि किसी और का दे रही है। टाइम पूरा हो गया था सर, इसीलिए जल्दबाजी में रीजनिंग में इतने गलत हुए हैं, बाकी कर नहीं पाए। कोई बात नहीं है मलिक साहब, नेक्स्ट टेस्ट वेडनेसडे को होगा, तो एकदम उसमें 2 बजे याद रखिएगा, टाइम चेंज हो गया है, यानी कि 2 बजे आपसे टेस्ट होगा, तो 2 बजे एकदम तैयार रहना और एकदम 70% लाना है। बात करते हैं सबसे बड़ी नदी के बारे में। तो सबसे बड़ी नदी कौन सा है सर, तो अमेजन नदी है ना। कौन है, अमेजन नदी है। अमेजन नदी याद रखना, मैं बार बार समझाया हूं इसके बारे में कि अगर सबसे बड़ी नदी की बात कर लिया जाए, यानी कि अगर बात कर लिया जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी नदी, तो याद रखना अमेजन नदी की बात आ जाएगी। लेकिन सबसे लंबी नदी की अगर बात आ जाए तो दिमाग में रखना कि क्या नाम होना चाहिए, फिर आ जाना चाहिए नील नदी, ठीक है। क्या आनी चाहिए, नील नदी, जो मिस्र का क्या वरदान जिसे कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर दक्षिण अमेरिका जिसका भी आंसर आ रहा है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना, इसके बारे में बार बार समझाया हूं और समझने की कोशिश करते रहिएगा, ठीक है। वैसे देख रहा हूं मैं बाकी सब बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बी, यानी कि बहुतों लोगों का आंसर सही आया है, ठीक है। चलिए, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। देखो वांडीवास का युद्ध अगर सामने आते ही अगर चीजें मिले, चाहे अंग्रेज और फ्रांसीसी मिले, तो दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर, कर्नाटक युद्ध, ठीक है। कर्नाटक युद्ध दिमाग में आना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपको क्या पता है कि कर्नाटक युद्ध, कौन से कर्नाटक युद्ध में वांडीवास का युद्ध हुआ था। चलिए जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, क्या हुआ था। हाँ, नील हो गया। आगे बढ़ते हैं, अविनाश, रोहित, टिंकू, सभी का 1760, 1760, 1760। किसके किसके बीच में लड़ा गया था ये भी पता होना चाहिए। जैसे अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, और अंग्रेजों की तरफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रांसीसियों की तरफ से।
क्यों हो जाता है फ्रांसीसियों की तरफ से? क्योंकि इसी के टाइम पे डुप्ले, याद रखिएगा, सेकेंड जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, सेकेंड कर्नाटक युद्ध के बाद याद रखिएगा एक नया कौन आया था, तो याद रखिएगा एक गवर्नर आया था जिसका नाम है लाली। ठीक है, लाली, याद रखिएगा, फ्रांसीसियों की तरफ से लाली लड़ रहा था, एकदम बिल्कुल सही बात है। 1760 में याद रखिएगा वांडीवास का युद्ध हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। कौन सा कर्नाटक युद्ध था सर? तो थर्ड कर्नाटक युद्ध था, ये भी दिमाग में होना चाहिए। और कौन से रीजन क्या थे, कारण क्या थे? अगर कारण पूछ दे कि सर कारण क्या था थर्ड कर्नाटक युद्ध का, तो याद रखिएगा सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, क्या था सर? तो सप्तवर्षीय युद्ध, बिल्कुल 1764, एकदम बक्सर का युद्ध, एकदम बेहतरीन। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि सिंपल सी बात है, यूरोप में लड़ाई हो रही थी और उस लड़ाई का प्रतिक्रिया आपको भारत में, याद रखिएगा, कर्नाटक युद्ध के रूप में देखने को मिला। किस संधि के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो याद रखना पेरिस की संधि। ठीक है, किसकी संधि? तो पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था? तो समाप्त हुआ था। तो ये सब चीजें एकदम बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इसी से क्वेश्चन पूछता है, और कहां से क्वेश्चन लेकर आएगा। चलिए समझ में आया। अब देखो एक और आता है अडियार की लड़ाई। ठीक है, क्या आती है सर? अडियार की लड़ाई आती है। ठीक है, अडियार का युद्ध आता है, जो कि ये भी याद रखना फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, अब अडियार के लड़ाई में अगर पूछ दे कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन लड़ रहा था, तो फ्रांसीसी की तरफ से याद रखिएगा कौन लड़ रहा था सर? तो डुप्ले लड़ रहा था। ठीक है, कौन लड़ रहा था? डुप्ले लड़ रहा था। लेकिन यही अडियार की लड़ाई है जिसमें याद रखिएगा कि अंग्रेज नहीं लड़ रहे थे। भले अंग्रेजों से ये लड़ाई चल रही थी, लेकिन अंग्रेज नहीं लड़ रहे थे। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था सर? तो ये दिमाग में रखना कि अंग्रेजों की तरफ से कौन, यानी कि कर्नाटक का शासक। ठीक है, कर्नाटक के शासक अनौरुद्दीन। ठीक है, ये दिमाग में एकदम बात डाल लो। क्लियर? हाँ, पहले संधि की बात किया जाए तो जो पहला संधि यानी कि अडियार की जिसकी बात हो रही है, अडियार की, याद रखना ये फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट हुआ था फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में। और फर्स्ट कर्नाटक युद्ध किसके, कौन से संधि के द्वारा समाप्त होती है? तो ये दिमाग में डाल लो, फर्स्ट जो संधि होती है वो एक्स ला सापेल की संधि से समाप्त होती है। सर जी मेरा भी बता दीजिए। अंकुश आर्या जी, देखो अगर इस तरीके से क्लास में बताने लगूं तो बेटा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा ना, है कि नहीं। अभी मैं ऑन ब्लॉक कर दिया हूं, आप सब कोई अपना अपना देख सकते हो। ठीक है, यानी कि टेस्ट को ऑन ब्लॉक कर दिया हूं। अब हर कोई अपना टेस्ट देख सकता है कि कहां कहां गलती किया है, कहां कहां गलती नहीं किया है। ठीक है, रामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1758 में औरंगजेब डैश को हराया था। किसको हराया था? आप सभी को पता है कि इस युद्ध को और किसी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डिंडीगुली क्या है? अरे डिंडीगुल का तो फौजदार बनाए गए थे ना। डिंडीगुल एक जगह है, याद रखिएगा। ठीक है, मैसूर में। और डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया था किसे, जल्दी से बता दो। डिंडीगुल का फौजदार किसे बनाया गया था सबसे पहले? किसको जाना जाता है डिंडीगुल के फौजदार के रूप में? दारा सिको, जाहिर सी बात है दारा सिको ही एकदम आंसर सही है। आप सभी को पता है कि अगर बात किया जाए इस लड़ाई के बारे में, ठीक है, तो याद रखना इस लड़ाई को क्या उत्तराधिकार की लड़ाई भी बोला जाता है। ठीक है, उत्तराधिकार, ये बार बार पूछा है इस तरीके से क्वेश्चन कि उत्तराधिकार की लड़ाई किसे कहा जाता है। तो याद रखना जब औरंगजेब, ठीक है, यानी कि शाहजहां, ठीक है, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? शाहजहां था। और शाहजहां 4 भाई हुआ करते थे, और इन 4 भाइयों के बीच में जब उत्तराधिकार के लिए याद रखिएगा युद्ध हुआ था, उसे ही उत्तराधिकार का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे अंतिम युद्ध, ठीक है, रामूगढ़ की युद्ध हुई थी, और इसमें दारा सिकों को हराने के बाद याद रखिएगा औरंगजेब क्या बनता है? तो याद रखिएगा मुगल सम्राट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? मुगल सम्राट बनता है। इसकी मृत्यु कब हुई थी सर? तो इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। और याद रखना ये अंतिम शासक था। ठीक है, क्या था? दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब, बिल्कुल सर। कर्नाटक में एक प्लस सपेल की हुई थी, वडियार में नहीं। हाँ बिल्कुल अरे बेटा इधर देखो, अड़यार बोला था मैं, वडियार नहीं बोला था। ठीक है, देखो अड़यार फर्स्ट जो युद्ध हुआ था ना, फर्स्ट जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो ऐसा नहीं था कि एक दिन का युद्ध था, उसमें बहुत सारे युद्ध होते हैं। जिस तरीके से आप क्या नाम है,
ये वांडीवास का युद्ध पढ़ते हो, यानी कि कर्नाटक के तीसरे युद्ध में पढ़ते हो ना वांडीवास के युद्ध के बारे में, है? तो ये क्या लगता है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध है? नहीं है ना। इसमें याद रखना कि जब थर्ड कर्नाटक युद्ध हो रहा था तो बहुत सारे युद्ध होते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में आपके एग्जाम में पूछता है तो अक्सर एग्जाम वाली चीजें उठाया जाता है। तो याद रखना ये वांडीवास बेसिकली थर्ड कर्नाटक युद्ध में हुआ था। और उसी तरीके से अगर अड़यार की लड़ाई अगर पूछा जाए कि अड़यार की लड़ाई सर कहां हुआ था, तो ये भी दिमाग में रखना कि अड़यार की लड़ाई पहले युद्ध में, मतलब पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके बीच में याद रखना अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, ये फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के टाइम पे हुआ था। जैसे एकदम याद रखना कि 1707 में ये सबसे अंतिम यानी कि मुगल सम्राट का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था, जिसकी मृत्यु के बाद याद रखिएगा अंग्रेजों ने झपटना स्टार्ट कर दिया था भारत पे। क्लियर, ये दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो गए हो तो पूछना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कंफ्यूजन जहां पे दिखे एकदम पूछो, तभी तो दिक्कत दूर होगा ना। लाइव क्लास का मतलब क्या है? यही तो होना चाहिए, मतलब कि लाइव क्लास में अगर कंफ्यूज हो तो पूछो, उसके बारे में क्लियर करने के लिए तो मैं हूं ही। बिल्कुल, अरे कोई बात नहीं है, सॉरी की बात ही नहीं है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही यहां पे हूं मैं, है कि नहीं। अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो कौन कंफ्यूज होगा, है कि नहीं। चलिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जितनी बार क्वेश्चन अगर बोलूं कि कितनी बार क्वेश्चन आया तो 100 से 150 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और आप सभी को पता है अनाई याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। क्लियर। अच्छा, ये सिर्फ इसी तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता है, सहादरी का सबसे सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछता है, ठीक है। किसके बारे में? तो सहादरी के सबसे सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछता है। उसके बाद अगर बोलूं तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट के सबसे सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछता है, दक्षिण भारत के सबसे सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछता है, और उसके बाद भी पूछ देता है कि कौन से पर्वत यानी कि कौन से पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। तो अगर पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछ दे तो क्या होगा आंसर? केरल केरल केरल, सी सी सी, एकदम सही बात है, अनाईमुडी याद रखना। और इसी के नीचे जो डोडा बेटा देखते हो ना, डोडा बेटा याद रखिएगा, डोडा बेटा क्या हो जाएगा सर? तो डोडा बेटा सेकंड हो जाएगा, यानी कि दक्षिण भारत का सेकंड सबसे हाईएस्ट पीक हो जाएगा, जो कि नीलगिरी पर्वत पे स्थित है। मयंक राज सोलंकी, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल, नीलगिरी, डोडा बेटा, अन्नामलाई, ठीक है, क्या हो जाएगा? अन्नामलाई हो जाएगा। महेंद्रगिरी, बिल्कुल सही बात है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट हो जाएगा। जैसे कि आप बात करते हो, ये भारत का मैप में आप देखते हो तो ये पूर्वी घाट हो जाता है, ये पश्चिमी घाट हो जाता है कि नहीं। अब यहां पे किसी तरीके से इसको सहादरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सहादरी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी हो जाएगी, और यहीं पे याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत श्रेणी भी है, और नीलगिरी की सबसे पर्वत श्रेणी डोडा बेटा हो जाएगा। और डोडा बेटा से क्वेश्चन भी आता है कि यहाँ पे पाए वाली जनजाति क्या होते हैं, तो याद रखिएगा डोडा नामक जनजाति भी यहाँ पे मिलती है, इसीलिए इसका पर्वत का नाम ही डोडा बेटा रख दिया गया, ठीक है। चलिए, इनमें से कोई सा राज्य भू अवशिष्ट नहीं है, ठीक है। लैंड लॉक के बारे में पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने राज्य, ठीक है, राज्य लैंड लॉक से संबंधित है। अगर भारत का मैप देखोगे तो याद रखिएगा समझ में आ जाएगा। लैंड लॉक का मतलब सिंपल सी बात है, यानी कि एक राज्य है, ठीक है, और उस राज्य का सीमा ना ही तो समुद्री सीमा से मिल रहा हो, ठीक है, ना ही समुद्री सीमा से मिल रहा हो, और ना ही किसी देश से मिल रहा हो, ठीक है, यानी कि किसी देश से ना मिल रहा हो और ना ही किसी समुद्री सीमा से मिल रहा हो, उसे ही कहा जाता है लैंड लॉक, ठीक है। यानी कि उसकी सीमा अपने ही राज्य के किसी और राज्य से याद रखिएगा सीमा मिल रहा हो, याद रखिएगा उसे लैंड लॉक कहा जाता है। और ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए, यानी कि वर्ल्ड मैप भी देखोगे तो उससे भी क्वेश्चन आता है। क्लियर। तो आंध्र प्रदेश, आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश का सीमा अगर देखा जाए तो किससे लगता है? आंध्र प्रदेश बे ऑफ बंगाल से टच किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन से राज्य हैं? अगर राज्यों के बारे में देखा जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे हरियाणा सर, हरियाणा याद रखिएगा, हरियाणा समुद्र से नहीं टच है, ना ही किसी देश से टच है। हरियाणा के बाद अगर बात किया जाए कि और कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, तो अगर राज्य के बारे में देखा जाए तो यूटी में देख लो तो एक दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। यूटी में दिल्ली को भी देखोगे तो दिल्ली भी किसी, याद रखिएगा, किसी भी देश से टच नहीं करता है। यहां पे आ जाओ तो एमपी भी सर किसी से टच नहीं करता है, छत्तीसगढ़ भी किसी से टच नहीं करता है। और कौन से हो जाएंगे? तो झारखंड भी याद रखिएगा किसी से टच नहीं करता है। झारखंड के बाद और कौन से हैं? हाँ, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, क्या नाम है उसके बाद? हरियाणा। तो एक बार मैप जरूर खोल कर देखना, ठीक है। हरियाणा भी तो नहीं लगता, अरे भावना स्वामी जी, बिल्कुल, मैंने कब बोल दिया कि हरियाणा का बॉर्डर पाकिस्तान से टच है?
नहीं है ना, तो मैंने भी तो यही बोला है। चंडीगढ़ यूटी में चंडीगढ़ को भी डाल देना, ठीक है। चंडीगढ़ भी किसी से, याद रखिएगा, किसी देश या किसी समुद्र से सीमा नहीं बनाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद है। देखिए अगर नाइट्रोजन की बात करें तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा वायुमंडल में यही पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन पाया जाता है। तो जल्दी से बता दो नाइट्रोजन कितने परसेंट मिलते हैं आपको पूरे वायुमंडल में, तो कितने हो जाएंगे। चलो यहां पे मैं खड़ा इसलिए हूं कि आपको कुछ दिखे ना, दिख ही गया है, यहां पे देखो मैं लिख ही दिया हूं और मेरे छिपाने से कुछ नहीं हो रहा है, दिख ही रहा है, ठीक है। यानी कि कितने हो जाएंगे सर, तो जाहिर सी बात है अगर बात कर दिया जाए नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 78% हो जाएंगे। अब देखो नाइट्रोजन से क्वेश्चन आए या ना आए बिल्कुल मैटर नहीं करता है, नाइट्रोजन से उतना क्वेश्चन आता भी नहीं है। क्वेश्चन किससे आता है सर, तो क्वेश्चन आता है आपके आर्गन से, ठीक है, कि सर आर्गन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो आर्गन के बारे में पूछे तो याद रखिएगा 0.93, यानी कि अगर बताया जाए कि वायुमंडल में पाए जाने वाले प्रमुख गैस कौन कौन से है, तो यहां पे देखोगे तो यहां पे लिख दिया गया है, ठीक है। यहां पे क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है, जैसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन अगर पूछ दे कि हाइड्रोजन सर कितना पाया जाता है, 0.01% पाया जाता है। मेरा तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया भावना, क्वेश्चन का नंबर बताओ उसके बाद मैं समझाता हूं, ठीक है। हीलियम की बात कर दिया जाए, जियोन की बात कर दिया जाए, ऑक्सीजन से बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, ऑक्सीजन से बहुत बार क्वेश्चन आया, तो एक ऑक्सीजन को भी रख लेना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्वेश्चन आया, ये 2% कौन मारने वाला है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए 2% मार रहे हो, सांस लेना बंद हो जाएगा बबुआ, समझ रहे हो आर्या जी, तो ये दिमाग में रखना। कार्बन डाइऑक्साइड से क्वेश्चन पूछता है, 0.03% याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा आपको पूरे वायुमंडल में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो भावना बताओ कौन से समझ में नहीं आया, लैंड लॉक के बारे में समझ में नहीं आया, चलिए अभी समझाता हूं आपको लैंड लॉक के बारे में, 1 मिनट का टाइम दो मुझे। देखो हमारा मकसद यहां पे क्या है बेटा, मकसद ही है कि आपको समझाना, यानी कि अच्छे तरीके से पढ़ाना। टाइम अगर निकलता है कोई बात नहीं है, टाइम निकलने दो, हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। हम भागम भाग करने वाले में से नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उस चीज को, उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए। क्लियर। 1 मिनट में निकाल ले रहा हूं कोई इंडिया का ऐसा मैप जिसमें हर चीज आपको देखने को मिल जाए। चलिए यहां पे देखना, इस मैप को देखना थोड़ा सा दिमाग से, थोड़ा ध्यान से। अब देखो इस मैप को देख रहे हो तो आप सभी को पता है कि इस मैप की अगर बात किया जाए तो यहां से लेकर और आपका यहां तक, मतलब वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल को क्या किया गया है, तो चारों तरफ से इधर अरब सागर से क्या किया गया है, तो अरब सागर से घिरा हुआ है और इधर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है लैंड लॉक के बारे में, ठीक है, लैंड लॉक के बारे में पूछ रहा है। तो लैंड लॉक का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि ये एमपी है, मान लो क्या एमपी ही है, मध्य प्रदेश ही है। अब मध्य प्रदेश के बारे में जब देखोगे, रवीना जी गुड मॉर्निंग, तो मध्य प्रदेश के बारे में देखोगे तो इधर यूपी से घिरा हुआ है, ठीक है, इधर देख लो तो राजस्थान से घिरा हुआ है, इधर देख लो तो गुजरात से घिरा हुआ है, और इधर देख लो तो आप महाराष्ट्र भी आ जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा। तो ये देख लो एक बार, यानी कि किसी देश से ये कनेक्ट नहीं है। अब वही बात करते हैं यूपी के बारे में, तो यूपी के बारे में आपको पता है इधर नेपाल है, ठीक है, यानी कि किसी देश से सीमा बनाता है। अगर राजस्थान की बात किया जाए तो देखोगे इधर पाकिस्तान है, यानी कि किसी देश से सीमा बनाता है। चलो उसको छोड़ो, यहां पे आंध्र प्रदेश के बारे में देखो कि आंध्र प्रदेश अगर जो सीमा है ये किससे, यानी कि समुद्री तट, यानी कि बे ऑफ बंगाल से क्या करता है, अपना सीमा बनाता है, यानी कि तटीय भाग आपको यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर बात करें कि इसी तरीके से यहां पे गोवा को देख लो, ठीक है, केरल को देख लो, तो ये बेसिकली अरब सागर से अपना क्या बनाते हैं, तो सीमा बनाते हैं। तो इसी को कहा जाता है, यानी कि अगर आप किसी देश यानी किसी राज्य के द्वारा ना ही कोई समुद्री सीमा बना रहा हो और ना ही किसी देश से सीमा बना रहा हो, उसी को लैंड लॉक कहा जाता है, ठीक है। और अपने भारत में इस तरीके के कितने राज्य हैं, अगर इसके बारे में अगर देखना हम चाहें तो एक बार देखो,
जैसे कि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु अलग हुआ, ठीक है, तेलंगाना अलग हुआ, तो आपका तेलंगाना हो गया, यानी कि क्या है सर, तो यह एक लैंडलॉक है। अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में कि सर छत्तीसगढ़ क्या है, तो छत्तीसगढ़ भी लैंडलॉक है। अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे झारखंड के बारे में, तो झारखंड भी आपका लैंडलॉक है। अगर बात कर दिया जाए एमपी की, तो एमपी भी याद रखिएगा लैंडलॉक है। इसी तरीके से ऊपर आ जाओ यहाँ पे हरियाणा, ठीक है, हरियाणा भी क्या है, तो लैंडलॉक है। और हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है, यानी कि सिंपल सी बात है चंडीगढ़, ठीक है, यानी कि चंडीगढ़ भी क्या है, याद रखिएगा चंडीगढ़ भी लैंडलॉक है, लेकिन वो यूटी में आता है। क्या आता है, यूटी में आता है, यानी कि यूनियन टेरिटरी में आता है। उसी तरह यहां दिल्ली की बात कर लिया जाए तो दिल्ली भी क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा लैंडलॉक आ जाएगा। मतलब कि अगर यूटी की बात किया जाए कि यूटी कितने हैं सर, तो यूटी आ जाएंगे आपके 2, ठीक है। उसी तरीके से राज्य के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो हरियाणा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, यानी कि टोटल 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे राज्य के बारे में पूछ रहा है तो बेटा राज्य बताओगे, अगर आपसे यूटी के बारे में पूछ रहा है तो यूटी बताओगे। अब बताओ समझ में आया, यूटी क्या नाम है, लैंडलॉक मतलब क्या होता है। जैसे आपसे सिर्फ अगर समुद्री तट रेखा के बारे में पूछ दे तो याद रखिएगा समुद्री तट रेखा से संबंधित कितने राज्य हैं, तो याद रखना 9 राज्य हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा है सर, तो गुजरात है, ये भी दिमाग में रखना। अब इस एरिया को भी अलग अलग याद रखिएगा तट रेखा में बांटा गया है, ठीक है। तो हर चीज पढ़ाया हूं, ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं पढ़ाया हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूं। थोड़ा ज्योग्राफी का एक बार बोलता हूं कि बेटा नोट्स पढ़ो, जो नोट्स देता हूं बिल्कुल उसको पढ़ो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वायुमंडल वाला तो हो गया, और वायुमंडल याद रखने यहां पे दे दिया हूं, इसको एक बार दिमाग में रखना, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज तृतीय ने 1911 में क्या किया था, तो डैश नामक एक अफगान शासक को हराया था। और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आपको मालूम नहीं होगा, एकदम मालूम होगा। लेकिन बात यह होता है कि युद्ध का नाम क्या है, ठीक है। अगर पूछ दे कि युद्ध का नाम है क्या है, तो युद्ध का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार युद्ध के नाम से क्वेश्चन आया है। जय श्री राम। आदर्श क्या हो गया, इतना लेट क्यों, मुझे पता है आंसर आपका होगा सुल्तान मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी के बारे में आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। अच्छा युद्ध के बारे में कोई बताएगा, तो याद रखना तराइन का युद्ध, ठीक है, तराइन का युद्ध। अब एक बात यहां पे दिमाग में रखना कि तराइन के युद्ध से पूछता है कि सर तराइन का युद्ध ट्रेन का युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है, तराइन का युद्ध हुआ था। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि सर तराइन का कितने युद्ध हुए थे, यानी कि अगर तराइन के बारे में पूछ दे कि टोटल तराइन का युद्ध कितना हुआ था, तो जल्दी से उधर ऐसे आंसर आ जाना चाहिए कि कितने तराइन के युद्ध हुए थे। चलो देखो क्वेश्चन में दम है इसलिए पूछ रहा हूं, ठीक है। तराइन का युद्ध बिल्कुल सही बात है। कितने हुए थे तराइन का युद्ध, कितने हुए थे। अब मुझे पता भी है कि आप लोगों का आंसर क्या आने वाला है। टिंकू बोल रहे हैं 91, 92 और 1215, ठीक है। और किसी का 333, क्या बात है। अरे भैया थोड़ा जल्दी करो, ठीक है, इस तरीके से करोगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चलो बिल्कुल सही बात है, अगर 3 जो भी बोल रहा है 3 बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप सभी को कि 1191 में फर्स्ट हुआ था तराइन का युद्ध, ठीक है। क्या हुआ था, फर्स्ट तराइन का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय और याद रखना मोहम्मद गौरी के बीच में। इस युद्ध में याद रखना पृथ्वीराज तृतीय जीते हुए थे। सेकेंड हुआ था सर कब, तो याद रखिएगा 1 साल बाद, यानी कि 91 यानी कि 92 में हुआ था, ठीक है। किसमें हुआ था, 92 में हुआ था। और 92 में सर किसके द्वारा किया गया था, तो यह भी दिमाग में रखना कि 92 में इन दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन इसमें कौन जीता था, तो गौरी जीता था। और यही गौरी इसके बाद जीतने के बाद दिल्ली पे अधिकार कर लेता है, ठीक है। किस पे करता है, दिल्ली पे अधिकार कर लेता है। तो बार बार क्वेश्चन भी आता है कि दिल्ली में यानी कि भारत में मुस्लिम शासक, ठीक है, मुस्लिम शासक के जनक कौन होते हैं, तो याद रखना बार बार इसके बारे में गौरी कहा है। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया है, भारत में सीधे से बात पूछेगा कि भारत में मुस्लिम शासकों का जनक किसे कहा जाता है, तो गौरी को कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर बात कर दी जाए तीसरे के बारे में कि तीसरा सर कौन सा है, तो याद रखना तीसरा जो युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही बात है, 1194, ठीक है। थर्ड जो हुआ था
वो कितना हुआ था, तो 1194 में चंदावर का युद्ध, चंदावर यानी कि यलदौज, ठीक है, किसके किसके बीच में सर, तो इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में, याद रखिएगा ये युद्ध हुआ था, ठीक है, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में इसका युद्ध हुआ था। सर आपकी कोई पेड क्लास है क्या थ्योरी कोर्स में, ठीक है, नहीं, 61 शॉर्ट अभी पेड क्लास अभी नहीं रखा गया है, ठीक है, अभी इसलिए नहीं रखा गया है कि अभी पढ़ो जितना हो रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, थर्ड यलदौज और इल्तुतमिश, याद रखना, बार बार इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया है, बार बार इसके बारे में पूछा है, तो एकदम दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन देखा था मैंने, आप ही लोग के एग्जाम के बारे में जब एनालिसिस कर रहा था तो एक क्वेश्चन देखा था कि पृथ्वीराज का मूल नाम क्या है, मतलब पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज तृतीय का मूल नाम, यानी कि इनको किस नाम से जाना जाता था। इनके नाम से याद रखिएगा, दिल्ली में एक किला को भी जाना जाता है, तो जल्दी से बता दो। ग्यारह में 94 में चंदावर का युद्ध है सर, जयचंद था सर। देखो क्या नाम है, अगर तीसरे तराइन के युद्ध के बारे में बात किया जाए कि सर तीसरा तराइन किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये दिमाग में रखना कि ये जो तीसरे तराइन के युद्ध के बारे में जब बात होती है तो ये बेसिकली किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो याद रखना इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। पृथ्वी चौहान नहीं होगा महाराज, तो एक बार सर्च करो उसके बाद बताना मेरे को, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रा, ठीक है, बोलन दर्रा में स्थित है। अब देखो ये वही बोलन दर्रा है, अगर बात किया जाए कि बोलन दर्रा किसकी किसकी सीमा बनाती है, तो ये भी दिमाग में रखना कि हाँ एकदम राय पिथौरा, बिल्कुल सही बात है, एकदम ईसा बिल्कुल सही बात है, राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा कि दिल्ली में आपको राय पिथौरा किला भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद अगर बता दूं कि बोलन दर्रे के बारे में, तो आप सभी को पता है कि बलूचिस्तान वाले एरिया में अभी फिलहाल ये स्थित है, यानी कि बोलन दर्रे के बारे में। और अभी दिमाग में रखना कि ये हिंदू कुश पर्वत पे, ठीक है, कौन, तो हिंदू कुश पर्वत पे बोलन दर्रा स्थित है, देखने को मिलेगा। और यहीं से आर्य लोग भी भारत आए थे, ठीक है, कौन, आर्य भी भारत आए थे। और ये भी दिमाग में रखना कि ये गजनवी भी भारत आया था भारत में, ठीक है, गजनवी खैबर दर्रे से भी आया था, बोलन दर्रे से भी आया था। तो अगर बात किया जाए ये बोलन दर्रे के बारे में, खैबर दर्रे के बारे में, ठीक है, तो ये बेसिकली जो दर्रे होते हैं ये ऐतिहासिक रूप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में अक्सर जो भी आक्रमण हुआ है वो हिंदू कुश पर्वत पे स्थित जितने भी दर्रे हैं उन्हीं दर्रों का प्रयोग कर कर भारत में क्या किया गया है, आक्रमण किया गया है। तो अभी सर कहां है, किसके पास स्थित है, तो बिल्कुल मेहरगढ़ में स्थित है, ठीक है। और मेहरगढ़ कहां आता है, तो सर बलूचिस्तान में आता है, दिमाग में रखना, मेहरगढ़ कहां आता है, बलूचिस्तान में आता है ना। और ये पाकिस्तान और क्या नाम है, ये किसका बॉर्डर बनाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है, जिसे क्या कहा जाता है, अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, इसे नगरीय सभ्यता के भी रूप में जाना जाता है। तो जल्दी बता दो कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सभ्यता को किस लिपि से, यानी कि कौन से लिपि से क्या किया जाता है, तो पढ़ा जाता है या जाना जाता है, कौन सी लिपि प्रचलित थी। और क्या कर रहे हो, थोड़ा लाइक वाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, एकदम लाइक तो समझ में नहीं आ रहा है, आजकल तो एकदम ध्वस्त हो गया है, ठीक है। इतना कुछ देने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, उसके बावजूद भी इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलता है। पता नहीं, मेरा तो पता नहीं, मैं तो जानता हूं कि मेरा क्या होगा, लेकिन आप लोगों का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। फारसी, ए, हाँ फारसी में पढ़ाओ, कौन है फारसी, भावना, क्या बात है, चलो जाकर फिर फारसी में पढ़ो, क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बिल्कुल जिसका भी ए आंसर आ रहा है, एकदम सही बात है ईसा, ठीक है। अवाचनीय है, क्या है, अवाचनीय है, संस्कृत फारसी नहीं है, बिल्कुल भाव चित्रात्मक है, क्या है, भाव चित्रात्मक है, याद रखिएगा, अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया था, तो फारसी नहीं पढ़ा गया है क्या अभी तक, फारसी बिल्कुल पढ़ा जाता है। संस्कृत और फारसी द्रवियन भाषा नहीं पढ़ा जाता है क्या, बिल्कुल पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा अभी तक ये इसको पढ़ा नहीं गया है, अवाचनीय है, यानी कि भाव चित्रात्मक क्या है सर, तो ये याद रखिएगा लिपि का नाम है, भाव चित्रात्मक, यानी कि
पिक्चर बनाकर उसका क्या दिखाया जाता है, तो याद रखिएगा उसको दिखाया जाता है कि बेसिकली ये कहने का तात्पर्य ये है, इस तरीके से चीजें कहने की कोशिश की जा रही है। अब भाव चित्रात्मक है तो जाहिर सी बात है ये उसी इंसान को पता होगा जो बनाया होगा। और जैसे मान लो कि एक बच्चा, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा अगर कुछ भी इस तरीके से घसेट देता है और वो डिनोट करता है कि मैं यहाँ पे पापा को बनाया हूं, ठीक है, पापा को बनाया हूं, यहाँ पे मम्मी को बनाया हूं, और मम्मी के बाद यहाँ पे किसको बनाया हूं, तो अपने भाई को बनाया हूं। अब जाहिर सी बात है ये पिक्चर तो वही बच्चा जान सकता है कि नहीं? अगर वो बताए कि ये बनाया हूं तभी जान सकते हो ना, कैसे आप जानोगे कि ये पापा है, ये मम्मी है और ये भाई है? तो इसी को कहते हैं भाव चित्रात्मक। तो जाहिर सी बात है अभी तक सिंधु सभ्यता की याद रखिएगा लिपि पढ़ी नहीं गई है, वो भाव चित्रात्मक ही क्या है, तो लिपि है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, पूरे भारत में पतंगबाजी, समझ गए, पतंगबाजी खेले हो कि नहीं? चलो आ जाओ जल्दी से आंसर, ठीक है। किंग कमोडी धरती पे कहां से? वहीं से जहां पे आप रहते हैं। क्या पता क्या करोगे सर, लड़की सा एड्रेस पूछकर हैं, चले जाओगे क्या घर पे? चलिए, मकर संक्रांति, बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा पूरे भारत में मकर संक्रांति के रूप में, और हर जगह इसका अलग अलग रूप देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा पोंगल भी बेसिकली क्या है, मकर संक्रांति के रूप में ही मनाया जाता है, ठीक है, एकदम दिमाग में रखिएगा। कुशवाहा जी एकदम नमस्कार, हेलो। अब देखो उत्तर भारत में अगर बात किया जाए कि बिहार वाले एरिया में इसको किस नाम से जानते हैं, तो खिचड़ी के नाम से भी, खिचड़ी बोलते हो ना कि खिचड़ी है? तो बेसिकली इसी टाइम पे। अब देखो दिल्ली में अगर बात किया जाए पतंगबाजी, तो दिल्ली में अगर देखोगे ना तो पतंगबाजी बेसिकली कब मनाया जाता है, यानी पतंगबाजी कब किया जाता है, तो 15 अगस्त को याद रखिएगा पतंगबाजी, यानी कि 15 अगस्त को क्या किया जाता है, तो पतंग खेला जाता है। पतंग एकदम डोर से डोर, समझ रहे हो ना, डोर से डोर कनेक्शन। देखो बार बार इस बारे में समझा रहा हूं कि दोस्त प्लीज 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 मदद करो, यानी कि शेयर करने की कोशिश करो, ठीक है, अपने दोस्तों को भेजो, जहां भेजना है वहां भेजो, लेकिन सपोर्ट किसी ना किसी रूप में आप एकदम करो, ठीक है, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हमें आगे बढ़ना है और आपको लेकर आगे बढ़ना है। क्लियर, समझ रहे हो ना? तो एकदम लग जाओ कि गुरुजी का सपोर्ट करना है। बाकी जो चीजें हैं वो मैं देते रहूंगा। इतना एक बात बता दे रहा हूं कि अगर एमटीएस का एग्जाम आप देने वाले हो और कंटिन्यू, याद रखना 1 महीना अगर कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहते हो, तो याद रखना आपका परफॉर्मेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा। मतलब जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो याद रखना बवाल मचा कर रख दोगे, ये दिमाग में रखना। किरण कुमारी थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी एप्लीकेशन यानी कि जो भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है कर लो दोस्तों, यानी कि s.मनोरमा क्लासेस डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, एकदम जाकर याद रखिएगा डाउनलोड कर लो, ठीक है। वेडनेसडे संडे को टेस्ट होता है, बार बार इस चीज को बता रहा हूं, वेडनेसडे संडे को टेस्ट होता है। और वेडनेसडे संडे को कितने बजे से, तो याद रखिएगा 2 PM, यानी कि दोपहर 2 बजे में आपका 100 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। इसमें जो भी याद रखिएगा 70% लेकर आता है उसे फर्स्ट प्राइज के रूप में क्या 1 महीने के रिचार्ज मिलेंगे, जिसमें हर दिन 1.5 GB होगा, ठीक है। ये दिमाग में बिल्कुल एकदम होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे क्या है कि एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर लिए हैं, लेकिन जो 5 रुपया में जो 50 टेस्ट है उसको परचेज नहीं किए हैं, तो पहले तो उसको परचेज करो, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने से टेस्ट नहीं अपेयर में आ जाओगे, उसको परचेज करना पड़ेगा 5 रुपया वाला, तब जाकर आप टेस्ट क्या कर पाओगे, दे पाओगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और क्वेश्चन है तरनोतर मेला किस राज्य में प्रति वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, तरनेतर मेला बेसिकली कौन से राज्य में मनाया जाता है, जल्दी से बता दो राज्य का नाम। याद रखना कि ये जो मेला है बहुत मतलब सदियों पुराना मेला है, ठीक है, मतलब ऐतिहासिक रूप में याद रखिएगा इसका प्रचलन है। और कहा जाता है कि इस मेला में जो आदिवासी लोग आते हैं बेसिकली अपना जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि अपनी बीवी को ढूंढते हैं यहाँ पे। सर मेरा नेम लो, मलिक साहब क्या बात है, एकदम नाम लेने से तो एकदम ज्वाइनिंग हो गया सर, है। नाम के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, नाम के चक्कर में मत पड़ो। क्वेश्चन उस तरीके से दो कि नाम लेना पड़े मुझे आपका, ठीक है।
चलिए जल्दी से बताइए कौन से राज्य में इस मेले को मनाया जाता है। तो गुजरात, जिसका भी आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि अभी तक किसी का गुजरात आंसर नहीं देखा हूं मैं, तो गुजरात है सर, ठीक है, गुजरात में यह मनाया जाता है। और आदिवासियों के द्वारा, याद रखिएगा, इसमें क्या किया जाता है, तो जोड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, एकदम दिमाग में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का, चलो जल्दी से आ जाना चाहिए। हाँ, गुजरात होगा मेरे देने के बाद। बी ही है सर, गोलू इतना बी नहीं है सर, लीजिए मैं बता रहा हूं बी नहीं है, आगे बताइए। हाँ ए ही है, ठीक है, क्या है, ए ही है। चलो जल्दी से आंसर आ देने 16 का क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूना पत्थर जिसको कहा जाता है, ठीक है, जल्दी बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा सर। तो EI होगा, यानी कि 2CaSO4 और H2O, ठीक है, यानी कि ए होगा, बी नहीं होगा। क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री का फॉर्मूला बहुत वीक है। चलो एक काम करूंगा, किसी दिन मैम से बोलूंगा, जो मैम आपको साइंस पढ़ाती हैं, ठीक है, मैम से बोलूंगा किसी दिन फॉर्मूला का जितना भी होता है, रासायनिक सूत्र होते हैं, रासायनिक सूत्रों से क्या किया जाए कि एक बार क्वेश्चन बनाकर आपको दे दिया जाए और एक बार आप उसको क्या करना, तो अच्छे से पढ़ना, नोट्स भी उसको रखना अपने पास और नोट्स का हर वक्त रिवीजन करते रहना, ठीक है। जब रिवीजन करते रहोगे तो याद रखिएगा क्या होते रहेगा, यानी कि वो आपके दिमाग में आते रहेगा। क्लियर, चलिए एकदम। त्रिपाठी जी क्या बात है महाराज, इतना लेट आ रहे हो, हैं? मध्ययुगीन इतिहास में पहला युद्ध कौन था जो जल और तथा थल दोनों पे लड़ा गया था? लीजिए, जल और थल मतलब कि लोट लोट कर भी क्या करो, मार करो, और पानी में डुबुक डुबुक कर भी क्या करो, मार करो। ऐसे ही करके क्वेश्चन आया था। और बिहार के लिए तो भैया एकदम दिमाग में रखना, साइंस में फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। बिल्कुल टिंकू एकदम सही बोल रहे हो, बिहार के एग्जाम में अक्सर साइंस के यानी कि केमिस्ट्री के फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछता है, रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन पूछता है, तो एकदम दिमाग में रखना। और एकदम उसके लिए घबराओ मत, मैं मैम को बता दूंगा, मैम आपका लिए एक पीपीटी तैयार कर लेंगी। जाहिर सी बात है, कोई भी क्लास करने के पहले उसको मटेरियल क्या करना होता है, बनवाना पड़ता है, तो मटेरियल एक बार बनवा दूंगा और मैम के द्वारा क्लास ले लिया जाएगा। देखो आप सभी एक दिमाग में रखना कि ये चारों जो युद्ध है, यानी कि चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बाबर का युद्ध, खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये चारों किसके द्वारा लड़ा गया था? तो ये भी दिमाग में रखना, बाबर के द्वारा, ठीक है, बाबर के द्वारा याद रखिएगा ये चारों युद्ध लड़ा गया, ठीक है। इसी युद्ध में अगर बात किया जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में, तो 1526 में आप सभी को पता है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा इसी युद्ध के द्वारा किया गया था। अगर बात किया जाए कि क्वेश्चन का सर आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर घाघरा का युद्ध हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, घाघरा का युद्ध हो जाएगा। ये भी दिमाग में रखना कि घाघरा का युद्ध याद रखिएगा जल और थल दोनों पे लड़ा गया था, किसके किसके बीच में, तो एकदम जाहिर सी बात है बाबर, याद रखिएगा ये चारों युद्ध बाबर से संबंधित है। हाँ, पानीपत का प्रथम बैटल, क्या बात है, हैं? पानीपत को, प्लासी को पानीपत बना दिए हो, हैं आर्या जी, अंकुश आर्या, पानीपत को प्लासी बना दिए, प्लासी को पानीपत बना दिए। ये भी दिमाग में रखना कि बाबर बेसिकली मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, इसी ने ही मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, ठीक है। और इसके आगे अगर देखोगे तो याद रखिएगा इसके बेटे का नाम हुमायूं, और हुमायूं याद रखना ऐसा कांड करता है जिसके वजह से 15 साल तक याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत पे मुगलों का एक ग्लिच देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि एक पूरे बॉर्डर में एक ग्लिच 15 साल को देखने को मिलेगा, जो कि याद रखना कब से कब तक है, तो 1540 से 1555 तक, ठीक है, यानी कि समझ रहे हो ना, शेरशाह सूरी की बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, एक तरफ दिया गया है इमारत और एक तरफ दिया गया है शासक निर्माता, मतलब किसने किसका निर्माण करवाया था। जैसे जमा मस्जिद की बात आ जाए, ठीक है, संभल वाला किसने निर्माण करवाया था, रोहतासगढ़ का किला, साथ में मोती मस्जिद जो आगरा में स्थित है, और मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, यानी कि दोनों मोती मस्जिदों के बारे में बात हो रही है और दोनों के बारे में पूछ भी रहा है, ठीक है। हुमायूं बहुत अच्छी लड़का था, क्या बात है, अच्छी लड़का हो गया है, लड़की कर देते तो ज्यादा सुनने में मजा आता है कि नहीं। चलो जल्दी से आंसर दे दो, क्या होना चाहिए, 18 का आंसर जल्दी से दो, 18 क्या होगा। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख रहा हूं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर बात कर दिया जाए दोस्तों कि जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण किया गया था,
तो याद रखना ये संभल वाला जामा मस्जिद के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, किसका, तो संभल वाला जामा मस्जिद के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, बाबर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना संभल वाला जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो बाबर करवाया गया था। अंकुश का आंसर भी आ गया, ठीक है। अगर बात करते हैं कि रोहतासगढ़ का किला सर किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो आप सभी को पता है शेरशाह के द्वारा। रोहतासगढ़ का किला बिहार में जो है, एकदम जाहिर सी बात है, यानी कि शेरशाह सूरी। मोती मस्जिद यहाँ पे आगरा और दिल्ली। देखो आगरा वाला जो अगर बात करते हैं ना, आगरा वाला किसने बनवाया था, तो आगरा वाला शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। और याद रखना दिल्ली वाला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। यानी कि क्या हो जा रहा है, यानी कि पहले का 3 हो जा रहा है, दूसरे का हो जा रहा है 1, यानी कि 3 1, उसके बाद 4 2, 3 1 4 2। बिल्कुल आपका डी एकदम आंसर सही है, 3 1 4 2, ठीक है। डी जिसका भी आंसर आ रहा है एकदम सही आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जो मैच द फॉलोइंग आए तो बेटा थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना, क्योंकि एक भी गलती मिस्टेक हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में निम्नलिखित असत्य विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सही नहीं है। क्या खाद्य एवं कृषि मंत्री आसफ अली थे, क्या रक्षा विभाग बलदेव सिंह को दिया गया था, वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय लियाकत अली को दिया गया था, या फिर विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल संबंध जो विभाग थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। आप सभी को पता है कि अंतरिम सरकार जो हुआ था वो बेसिकली 1946 में इसकी क्या हुई थी, अंतरिम सरकार की बैठक हुई थी। और इसी के बाद हमारा संविधान निर्माण, ठीक है, क्या, तो संविधान निर्माण स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है सर, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है, ठीक है, 1946 को। अगर बात कर दिया जाए कि ये अंतरिम सरकार किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आप सभी को पता है, बहुत बार बताया हूं, बता कर मुंह दुखा गया है मेरा, कि 1946 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत में आता है जिसके द्वारा संविधान का निर्माण होता है, ठीक है। अगर बात करें खाद्य और कृषि मंत्रालय, तो आसफ अली नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। और याद रखना कि इन्हें ही अस्थायी रूप से अध्यक्ष भी चुना गया। बिल्कुल ए एकदम सही, एकदम सही बात है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए एकदम सही आंसर दे रहे हो, क्लियर। चलिए, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी, ठीक है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी के बारे में पूछ रहा है, तो दीवानी इनको कब मिला था। देखो अगर पलासी और बक्सर के युद्ध में बात करोगे ना, तो दोनों में क्या डिफरेंस है सर, तो याद रखना कि जब पलासी का युद्ध हुआ था तो एक आधार बना था अंग्रेजों के लिए कि वो भी शासन कर सकते हैं, वो भी रूल कर सकते हैं, ठीक है, इतना उनके दिमाग में आ चुका था। दूसरी बात करूं तो पलासी के युद्ध के बाद याद रखना कि लूटना स्टार्ट उन्होंने किया था। क्या किया था, लूटना स्टार्ट किया था, लेकिन अभी प्रशासनिक रूप से वो तैयार नहीं थे, ठीक है। तो याद रखिएगा उसके बाद कठपुतली नवाबों का शासन चलने लगा था। लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है ना, और बक्सर के युद्ध में वाकई एक सैन्य युद्ध था, जिसमें याद रखिएगा दो तरफा सैनिक थे, और दो तरफा सैनिक याद रखिएगा एक दूसरे को मार रहे थे। एक तरफ से 3 सेना थी और एक तरफ से एक सेना थी जिसका नाम था हेक्टर मुनरो की सेना। और बक्सर के युद्ध में याद रखिएगा ये क्या होते हैं, हार जाते हैं, और हारने की वजह से आप सभी को पता है इलाहाबाद की संधि होती है। और युद्ध कब होता है सर, तो ये भी दिमाग में रखना, 1764 में युद्ध होता है बक्सर का। लेकिन संधि की जब बात आती है तो संधि कब होती है सर, तो इलाहाबाद की संधि, यानी कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में होती है, 66 नहीं होगा। तो कितनी बार इसको पढ़ाया हूं, लेकिन फिर भी सभी का आंसर मैं देख रहा हूं गलत गलत गलत, ठीक है। अली नगर की संधि कैसे होगा बे, अरे भाई साहब तुम लोग तो एकदम क्या बताएं, उड़ा दे रहे हो, क्या कर रहे हो, उड़ा दे रहे हो, हैं सब उड़ा दे रहे हो। बिल्कुल टिंकू एकदम सही बात है, बी आंसर होगा। अरे तुम लोग मतलब नाम डुबवाओगे मेरा, ठीक है। देखो बक्सर के युद्ध के बाद याद रखिएगा संधि जो होती है, ठीक है, इलाहाबाद की संधि 2 होती है, ठीक है। इलाहाबाद की जो संधि होती है 2 संधि होती है। एक होता है कब सर, तो 12 अगस्त, और 12 अगस्त में कब होता है सर, तो 1765 को होता है, ठीक है। दूसरा कब होता है, तो याद रखिएगा दूसरा होता है, यानी कि सेकंड होता है 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 1765। अब ये दिमाग में रखना कि ये सिर्फ अवध के नवाब के साथ हुआ था, ठीक है। कौन किसके साथ हुआ था,
तो अवध के नवाब के साथ हुआ था। दूसरा किसके साथ हुआ था? तो याद रखना इसमें दो लोग थे, बंगाल परस मुगल बादशाह, ठीक है, और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा इस संधि के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था स्पेशली, ये संधि के लिए ही बुलाया गया था। और सेकेंड संधि में याद रखिएगा भारत में पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब सिंपल सी बात होता है, यानी कि प्रशासनिक सेवा कोई और चलाएगा, और याद रखिएगा कर व्यवस्था यानी कि जो राजस्व व्यवस्था होती है वो अलग कोई चलाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, ब्रिटिश सिर्फ मलाई खा रहे थे, यानी कि सिर्फ कर वसूला करते थे, राजस्व व्यवस्था देखा करते थे, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो नवाब पे छोड़ दिया गया था। यानी कि नवाब के पास पैसे नहीं थे, लेकिन इनको प्रशासनिक ढांचा संभालना था, यानी कि पुलिस व्यवस्था हो गया, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहां की जनताओं का प्रॉब्लम सोल्यूशन करना, ये नवाब का काम था। लेकिन जनताओं से पैसे लेने का काम किसके पास था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। इसी को बेसिकली द्वैध शासन कहा जाता है, ठीक है। इसी द्वैध शासन को जब आगे चलोगे तो याद रखिएगा 1919 के अधिनियम में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? 1919 के अधिनियम में आपको प्रांतीय द्वैध शासन देखने को मिलेगा। प्रांतों में क्या किया गया था? द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। यानी कि प्रांत मतलब जाहिर सी बात है स्टेट, इंडिविजुअल, एक स्टेट में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि 1935 का अधिनियम लागू होता है, 1935 के अधिनियम लागू होते ही याद रखिएगा क्या कर दिया गया? इस प्रांतीय शासन को समाप्त कर दिया गया, और केंद्र में, ठीक है, जो कि वर्तमान स्थिति में आप देखते हो केंद्र में क्या है, तो याद रखिएगा द्वैध शासन लागू कर दिया गया। समझ में आ रहा है? अरे हिंदी और इंग्लिश के रीजनिंग के क्लास पे फोकस कर रहे हो, बोल तो रहा हूँ। वेडनेसडे से आपको शाम को 7 बजे से रीजनिंग का क्लास मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग का क्लास वेडनेसडे यानी कि कल से 7 बजे शाम को आपको मिलेगा। और हिंदी का क्लास तो जानबूझ के नहीं लगवा रहा हूँ, ठीक है। जानबूझ का नहीं लगवाने का कारण ये है कि सिंपल सी बात है, हिंदी का क्लास लगवा रहा हूँ, 10 बच्चे 11 बच्चे रह रहे हैं, मतलब क्या बनता है यार? क्या मतलब बनती है? जाहिर सी बात है ना। तो एक बार थोड़ा सपोर्ट भी करना स्टार्ट करो। सर आपके चैनल पे हिंदी की क्लास क्यों नहीं चल रही है? सनी जी इसलिए नहीं चल रही है बेटा, हिंदी पढ़ के क्या करोगे? क्या करोगे? अरे दरोगा में याद रखना, ठीक है, जब प्रीलिम्स देकर आगे बढ़ोगे ना तो याद रखिएगा हिंदी ही चाहिए। आप अगर बात करोगे यूपी क्या नाम है, ये यूपी दरोगा की बात करोगे तो उसमें भी हिंदी चाहिए। तो हिंदी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। सीआरपीएफ के एग्जाम में हिंदी है, मतलब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हिंदी रह जाता है, ठीक है। तो हिंदी की क्लास तो मैं लगवा रहा था, लेकिन आप ही लोग ने ही बंद कर दिया था। और इतने गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप पूरे यूट्यूब खोल कर देख लो, मुझे नहीं लगता कि अदिति मैम से बढ़िया कोई पढ़ाता होगा। ये भी देख लो, मैं खुद देखा हूं, खुद एनालिसिस किया हूं कि आखिर में हिंदी का क्लास में बच्चे क्यों नहीं है। क्या मैम में प्रॉब्लम है? मैम को पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है? मैं सच में बता रहा हूं कि यूट्यूब का खोल कर देख लो, सिर्फ एल करने वाले मिलेंगे, ये जरूर मैं जानता हूं कि एल करने वाले मिलेंगे, ठीक है, लेकिन बेहतरीन तरीके से समझाने वाले नहीं मिलेंगे। इंग्लिश का भी हो गया ऐसा, इंग्लिश का भी हो जाएगा। तो जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कैसे हम काम करेंगे? मान लो कि क्लास ही लगवा रहे हैं, एक स्लॉट पूरा देना पड़ता है ना, एक पूरा टाइम स्लॉट देना पड़ता है, ठीक है। हाँ अच्छी बात है, आपका हिंदी अच्छी है तो जाहिर सी बात है क्वालिफाई है तो एकदम क्वालिफाई कर लोगे। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर निगम पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पहला क्लास का पहला क्वेश्चन से ही इसी से स्टार्ट हुआ था, यानी कि 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन दोनों से संबंधित, याद रखिएगा इससे नगर पंचायत संबंधित है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था, और याद रखना इससे क्या संबंधित है? नगर निगम संबंधित है। नहीं अभी आया नहीं है, ठीक है, आने वाला है बहुत जल्दी, बिहार दरोगा आने वाला है, ठीक है, एकदम बवाल मचा देंगे, ठीक है। और याद रखना इस साल यानी कि 2023 तक, ठीक है, 2023 तक जबरदस्ती सिलेक्शन लेना है। आप लोग सभी को बता रहा हूं कि एकदम सिलेक्शन लेना ही लेना है। इंदिरा गांधी नहीं था सर, क्या बात कर रहे हो? पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव का क्या था? तो सरकार था, और इसी टाइम पे याद रखना ये संशोधन हुआ था, ठीक है, दिमाग में रखना। 92 में क्या हुआ था? तो संशोधन हुआ था, 93 में इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया, ठीक है, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव। अब इसके बारे में समझाने की तो जरूरत नहीं है, बस एक आर्टिकल याद रख लेना, जैसे गठन की बात कर दे, ठीक है,
पंचायती राज व्यवस्था के गठन के बारे में बात कर दे तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो कि डीपीएसपी में रखा गया है। ठीक है, कहां रखा गया है, डीपीएसपी में रखा गया है। लेकिन अगर इसके अधिकारों के बारे में बात कर दिया जाए पंचायती राज व्यवस्था के, तो याद रखना 243 हो जाएगा। ठीक है, 243 में ए से लेकर ओ आर्टिकल है, जो कि इतने 16 आर्टिकल रखे गए हैं। इस आर्टिकल में याद रखेगा इसको रखा गया है। सर जी उम्र बता दीजिए बिहार दरोगा का। बिहार दरोगा का उम्र 21 से लेकर शायद आपका 40 या 45 होता है। ठीक है, 45 होता है मेरे हिसाब से, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। 45 नहीं तो 40 होगा। ठीक है, देख लेना एक बार, मैं कंफर्म नहीं हूं, एक बार वैसे नोटिफिकेशन देखकर मैं बता दूंगा। 40 या 45 बिल्कुल जनरल कैटेगरी का होता है। उसके बाद अगर आप अदर स्टेट से हो तो इसी में आओगे, नहीं तो अगर खुद बिहार से हो तो जो कैटेगरी में आते हो रिलैक्सेशन आपको एज के लिए मिलता है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं भर पाएंगे, काहे नहीं भर पाएंगे, 21 उम्र नहीं हुआ क्या तुम्हारा। चलिए, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे, हाँ लेकिन ग्रेजुएशन मांगता है, ये भी ध्यान में रखना, दरोगा के लिए ग्रेजुएशन मांगता है, 12 पे नहीं है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है। नए मुख्यमंत्री के बारे में बोलेगा तो जल्दी से बताओ कौन है। संगीता सिंह, राजीव राजन, मनिक शाह या फिर महेश वर्मा, कौन है जल्दी से बताओ। लंबाई स्टैंडर्ड वही 160 मांगता है शायद। ठीक है, जो एसआई में मांगता है वही बेसिकली उसी तरीके से एसआई में 160 ही शायद मांगता है। एक बार देख लेना, मैं उतना नोटिफिकेशन अभी तक पढ़ा नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से 160 वो स्टैंडर्ड हाइट ही मांगता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे मैंने बहुत देखे हैं कि जिनका हाइट कम होता है वो बिहार दरोगा में अप्लाई करते हैं। ठीक ठीक, क्लियर। चलिए, मानिक शाह याद रखिएगा, मनिक शाह जिनका नाम है याद रखिएगा, ये बेसिकली त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये भी ध्यान में रखना कि नोट चेक करो, हर राज्य के अलग से मुख्यमंत्री के बारे में समझा दिया हूं। ठीक है, पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फाइनेंस लीजिए भैया। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फाइनेंस इन अंडर टेबल कंट्रीज के लेखक कौन है। ठीक है, जल्दी बता दो क्या लेखक है। 157 गर्ल, हाँ तो जाहिर सी बात है जब 157 गर्ल के लिए मांग रहा है तो 160 ही मांगेगा, किसके लिए, तो लड़कों के लिए। ठीक है, चलो जल्दी से इसका आंसर दो, किताब का लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है। देखो, एक महाल नोविस का जैसे ही नाम आता है ना दिमाग में, तो महाल नोविस का नाम सुनते ही तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सेकंड पंचवर्षीय योजना आना चाहिए। ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था ना, इन्हीं के आधार पे, याद रखेगा ये मॉडल इन्हीं के आधार पे था। क्लियर। अगर बात कर दिया जाए महाल नोविस से, तो महाल नोविस को किस चीज के बारे में जाना जाता है, तो याद रखिएगा सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किस रूप में जाना जाता है, तो सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें सर इसका आंसर क्या है, तो याद रखिएगा रेगुलर नॉर्थ, याद रखिएगा इसके आंसर है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अरे महाल नोविस बता रहे तो जरूरी है कि महाल नोविस ही आंसर होंगे, सी ठोके जा रहे हो हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दूं। बिल्कुल सुधा चौहान, डी आंसर एकदम सही है, जिसका भी डी आंसर आ रहा है एकदम सही है, प्रतिभा बी नहीं होगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो सही पूछ रहा है कि इसमें से कथन कौन सा सही है। अब ये स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है, या तो इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो फिर स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा। ठीक है, एकदम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, क्या बात है, बेहतरीन। राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में सबसे अधिक है, ये भी बेहतरीन चीज है, तो जल्दी से बता दो। हाँ एकदम सही बात है, जनसांख्यिकी दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। और चलो मैं अभी पूछ दे रहा हूं कि कब मनाया जाता है, कौन सा डेट है, कब मनाया जाता है जनसांख्यिकी दिवस, कब मनाया जाता है, तो जल्दी बता दो कब मनाया जाता है। दोनों गलत है, एकदम गलत कर दो, तुम लोग सब मिलकर गलत गलत करोगे तो बड़ा दिक्कत वाली बात आ जाएगी। ठीक है, चलो आंसर एकदम सभी का आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सभी को बोल रहा हूं एक बार डाउनलोड कर लो दोस्त। ठीक है, नहीं करोगे दिक्कत वाली बात आ जाएगी, बड़ा मतलब कि प्रॉब्लम में आ जाओगे अगर नहीं करोगे तो। चलिए, जाहिर सी बात है आप सभी को बताया कि भारत का सबसे बड़ा, अगर क्षेत्रफल के बारे में बात आ जाए तो राजस्थान की बात आ जाएगी। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है, अच्छा 11 जुलाई, क्या बात है।
और अगर बात कर दिया जनसंख्या के क्षेत्र में, तो आप सभी को पता है कि जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य का है, तो यूपी का है कि नहीं। तो दोनों सर गलत है, यानी कि डी होगा, ना ही 1 और ना ही 2। ठीक है, 29 दिसंबर नहीं होगा, 29 जुलाई होगा। ठीक है, क्या होगा, 29 जुलाई होगा। ठीक है, 29 जुलाई को याद रखिएगा क्या होता है, तो जनसंख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, 11 जुलाई नहीं 29 जुलाई होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि बड़े गुलाम अली खान, लीजिए भैया, घराना से क्वेश्चन हालत खराब कर देता है। घराना से अगर क्वेश्चन पूछ लेना तो एकदम कपकपा देता है इस क्वेश्चन को देखकर, मतलब इंसान एकदम कपकपाने लगता है कि आखिर में इसका आंसर क्या होगा। जब तक इसको पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, यानी कि थोड़ा सा ये टफ माना जाता है इसको, मिसलेनियस के तौर पे ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, वही सर मंथ याद नहीं आ रहा था। हाँ, मंथ याद नहीं आ रहा था, तो याद करो, बिल्कुल 29 जुलाई होगा। ठीक है, बड़े गुलाम अली खान डैश घराने के प्रमुख क्या थे, गायक थे। अगर आप कहोगे कि सर घराने से एक दिन क्वेश्चन करा दीजिए, तो करा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, भिंडी बाजार। ठीक है, चलो, बनारस, भिंडी बाजार, रामपुर, शाहनवाज या पटियाला, कहां कौन से घराने से थे, तो एकदम दिमाग में रखना, पटियाला से थे। ठीक है, पटियाला घराने से थे, एकदम क्या बात है, ऐसा एकदम जबरदस्त, डी आंसर पटियाला, क्या बात है, थाना थाया, एकदम सही आंसर है, पटियाला ही होगा, डी एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ठीक है, कहां, केंद्र कहां स्थित है, यानी कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्था के बारे में पूछ रहा है। इसे स्थापना भी पूछ दिया है कि सर इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी सर, तो शायद 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, कहां पे है सर, तो एमपी की राजधानी जो है, यानी कि भोपाल में। ठीक है, कहां होगा, तो भोपाल में है सर। ठीक है, एकदम बी सही आंसर आ रहा है सभी का, यानी कि बी ही आंसर होगा। क्लियर, तो अब बताओ जल्दी से, अभी क्वेश्चन है, भागने वाली बात नहीं है, अभी क्वेश्चन है, कम से कम 30-35 क्वेश्चन ना करे तो क्या करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन निकालो, 100-150 क्वेश्चन हो गए आपके 1-1.5 घंटा में, है कि नहीं। तो बिल्कुल एकदम नगमा जी, एकदम सही बात है, बी आंसर ईसा, भोपाल, एकदम भोपाल भोपाल भोपाल। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा एफर्ट लगाओ अपना भी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तिरंगा सिंगल गेमर, एकदम सही बात है, भोपाल। ठीक है, चलिए, सही हो जाता है यहां पे, और एग्जाम में गलत होने के पीछे रीजन है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर जाते हो आप लोग। क्या लेकर जाते हो, प्रेशर लेकर जाते हो। अरे प्रेशर लेकर ही जाना है तो एग्जाम से पहले बाथरूम में जाओ, सारा प्रेशर छोड़ दो वहीं पे, उसके बाद आओ एग्जाम देने, आराम से एग्जाम होगा। लेकिन प्रेशर लेकर एग्जाम में चले जाते हो तो जाहिर सी बात है, सिटी तो बजना ही है कि नहीं। तो बिल्कुल प्रेशर मत लेके जाओ, चिल होकर एकदम एग्जाम में जाओ, एकदम डूड बनकर जाओ। ठीक है, कूल होकर बनकर जाओ, एकदम फाड़ देना है एग्जाम में, खुद को मोटिवेट कर कर जाओ। जब तक खुद को मोटिवेट नहीं करते हो, एकदम सहमे सहमे सिसके जाओगे ना, तो जाने हुए क्वेश्चन भी गलत कर कर आ जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो ऑनलाइन एग्जाम हो गया है, पेपर हाथ में आना नहीं है, एक पेपर का महक अपना होता है। ठीक है, कि अगर पेपर से आंसर दे रहे हो, बिल्कुल हमेशा, मुझे पता है कि आप हमेशा हो। ठीक है, एकदम सही बात है, तो एकदम थोड़ा सा रिलैक्स होकर जाया करो बेटा, जब भी पेपर हो उसको हेडक लेके जाया ही मत करो। नहीं होना चाहिए ना कमांडो जी, क्यों होना चाहिए, एक बात बताओ, तुम्हारे प्रेशर लेने से एग्जाम निकल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर लेकर जाओ, है कि नहीं। टाइम कम होता है, तो टाइम कम होने के लिए सुनी जी, इसीलिए तो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है ना। और इनाम रखने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसीलिए रखा गया है कि कम से कम कुछ बच्चे होते हैं, चलो इस तरीके से मन नहीं कर रहा है, तो कम से कम क्या नाम है, प्राइज की वजह से एग्जाम देते, तो कम से कम उनका तैयारी तो होगा। बिल्कुल, घर से तैयार करके जाओ अच्छे तरीके से, और एकदम रिलैक्स होके जाओ। ठीक है, रिलैक्स होके जाओगे, याद रखिएगा, एग्जाम को फाड़ कर आ जाओगे। ठीक है, एक बार ट्राई करके तो देखो। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, तब डैश रूपांतरित हो जाता है। क्या रूपांतरित हो जाता है, जल्दी से बताओ कि क्या किया जाता है, कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम के रिबन को क्या किया जाता है,
जलाया जाता है, समझ रहे हो ना। तो क्या रूपांतरित होता है सर? चार्ज बहुत कम है, प्लीज क्लास। किस चीज का चार्ज सुधा? पैसे, 5 रुपया। 5 रुपया बहुत कम है। देखो जिसको कम लगे ना 5 रुपया, वो 500 रुपया कर सकता है, उसके लिए मनाही नहीं है। आप सभी को सभी के पास मेरा नंबर है, आप 500 रुपया 5000 कर सकते हैं, 5 लाख कर सकते हैं। खुले दिल से जितना डोनेट करना चाहते हैं बिल्कुल सर कर दीजिएगा, उसके लिए एकदम मना नहीं करूंगा, ठीक है। आप आराम से कितना भी रख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, यानी कि डी आंसर होगा, ठीक है। क्या होता है सर? यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड रूपांतरित होता है, ठीक है। मोबाइल का चार्ज, अच्छा मोबाइल का चार्ज कम है। अब चार्ज कम है तो बेटा इसमें क्या करूं? मैं चार्जर बन जाऊं, मैं बिजली बन जाऊं? ये बताओ, बिजली अगर मुझे बनना होता तो बताओ, फिर बिजली किसी बिजली को भेज दूं चार्ज करने के लिए? उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा, है कि नहीं। 1873 में सत्य शोधक समाज की डैश में हुई थी। देखो आप सभी को पता है सत्य शोधक समाज की अगर स्थापना पूछ दे तो आप सभी को पता है किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो जल्दी से बता दो किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो कहां थी, ठीक है। तो आप सभी को पता है ज्योतिबा फूले, ठीक है। ज्योतिबा फूले के द्वारा, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी। किसका? तो सत्य शोधक समाज की, ठीक है। और कब की गई थी सर? 1873 में। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया था, गुलामगिरी, ठीक है। किसका? तो गुलामगिरी। गुलामगिरी से बहुत बार क्वेश्चन आया है, यह भी ध्यान में रखना कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी एक पुस्तक है। तो गुलामगिरी याद रखिएगा ज्योतिबा फूले, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी याद रखिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो सत्य शोधक समाज से इस तरीके से प्रार्थना समाज से क्वेश्चन आ जाता है, ब्रह्म समाज से क्वेश्चन आ जाता है, आर्य समाज से क्वेश्चन आ जाता है। तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें पता भी होना चाहिए और मैं आपको पढ़ाया भी हूं। जैसे आर्य समाज हो गए दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज हो गए कौन, तो जाहिर सी बात है राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज हो गए तो कौन हो जाएंगे, तो आत्मारंग पांडुरंग हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। गुलामगिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? तो राज्य नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल महाराज। चलो जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। आत्मारंग पांडुरंग, क्या बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। किसके लिए? तो प्रार्थना समाज। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां से अगर बात करें कि 59 सर किसके लिए है, तो प्रेसिडेंट की याद रखिएगा, यानी कि इनके 59 में किसके बारे में बात किया गया है, तो प्रेसिडेंट के अर्हताओं के बारे में बात किया गया है। क्या क्या होना चाहिए एक प्रेसिडेंट को, यानी कि उनकी नियुक्ति के लिए, ठीक है। 40 में क्या किया गया है, तो ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन की बारे में बात की गई है। अगर 25 की बारे में बात कर दिया जाए तो धर्म, यानी कि फंडामेंटल राइट, धर्म के अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो बचता कौन है सर, तो ए बचता है, और ए में क्या किया गया है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, यानी कि 5 आधार पे राज्य क्या कर सकती है, तो भेदभाव नहीं कर सकती है, ठीक है। इसी में याद रखिएगा आरक्षण की भी बात की गई है, यानी कि शैक्षणिक संस्था में जो आरक्षण दिए जाते हैं इसी अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है, ये भी दिमाग में होना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस है, यानी कि ईडब्ल्यूएस में 10% की आरक्षण शैक्षिक संस्था में ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को दिया गया है, वो भी याद रखना 15(6) में रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अनुच्छेद से तो इतना क्वेश्चन करा दिया हूं कि सपने में भी भूलना बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। सुनार का प्रयोग में लाया जाता है, सुनार किस प्रयोग में लाया जाता है, जल्दी बताओ, है? पहले देखते थे सुनार नहीं हुआ करता था, तो आप सभी को पता है कि जैसे गांव में कभी कुएं में बाल्टी गिर जाती थी या कुएं में कोई चीज गिर जाता था, तो हमारे पास एक कट्टा होता था फस्सा, ठीक है, यानी कि उसको डालो और अगर ढम से आवाज आया तो यानी कि भैया वही है, और उसी में फंसा कर ऊपर निकलो। अपने क्लास में सर पुराने बच्चे कहां चले गए, पता नहीं कहां चले गए, कहीं घूम फिर रहे हैं, ठीक है। बच्चों का काम होता है घूमना फिरना। मेला देखे हो ना, मेला में कभी बच्चे एक जगह पे स्थिर रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। तो देखो आप कहीं पे भी पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, ABCD जगह पे पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता है। आप एक टीचर से पढ़ो,
ठीक है, आप चुनो, आपको अधिकार है इस बात के लिए कि आप चुन सकते हो कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, जहां पे भी पढ़ना है। आपको अगर पसंद आ रहा है उसी स्लाइड चेंज लल्ला से, तो उससे भी पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। ठीक है, कंटिन्यू इन द सेंस कि जब उसका क्लास, यानी कि जब उस टीचर का क्लास हो रहा है, बिल्कुल आप उस टाइम पे वहां पे रहो। कम से कम रेगुलर क्लास में रहोगे तो कम से कम ये तो होगा ना कि आपको जानकारी पूर्ण रूप से मिलेगी। और कोई भी टीचर याद रखेगा, यानी कि जब एक लय से पढ़ाता है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन को अगर रिपीट वो क्वेश्चन करा रहा है तो याद रखना जो पिछली बार वो चीजें बताया था वो बातें तो बताएगा ही, लेकिन साथ में एडिशनल चीजें और भी बातें बताता है। तो याद रखना कि एकदम कंटिन्यू रहना चाहिए, किसी से भी पढ़ो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप मेरे साथ हैं, इसी तरीके से आप लोग रहिए। लेकिन ये दिमाग में रखना, अगर कंटिन्यू जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसी का रिजल्ट होता है खराब। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर अगर बात करें तो 9 संचालकों के द्वारा, याद रखिएगा, सोनार का प्रयोग किया जाता है। एक रे होता है जो कि बेसिकली क्या होता है कि वो पानी के अंदर डूबे हुए चीज से टकरा कर वापस आता है और वो पता लगाता है कि बेसिकली वो चीज कहां है। ये तो बहुत, हाँ, अब एक बात दिमाग में रखना, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था ना कि कुएं में बाल्टी गिर गया, उसके लिए कट्टा फंसाना होता है, उसके बाद बाल्टी निकालते थे, तो वही सेम प्रोसेस इसका भी है। ये भी क्या करता है, एक रे छोड़ता है और पानी के अंदर जाता है, उसे टकरा कर वापस आता है, जिससे पता चलता है कि उस पानी के अंदर वो चीजें कहां पे है। बिल्कुल एकदम। किताबें भी 10 मत पढ़ो। ठीक है, मैं बताता हूं कि किताबें भी 10 मत पढ़ा करो, एक किताबें पढ़ो। मैं तो बोलता हूं कि जीएस के लिए किताब भूल जाओ। ठीक है, बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से गहराई में पढ़ाते हो, इसीलिए मैं आता हूं सर, नहीं तो मैं आता ही नहीं। मुझे अच्छा लगता है, मैं 2 दिन पहले ही आपको देखा हूं। 2 दिन पहले क्यों, 2 महीना पहले देख लेते टिंकू जी हैं। चलिए, अच्छी बात है, अच्छा लगा मेरा पढ़ाया हुआ। मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाए द्वारा जितने सारे बच्चे हैं उन सभी का हो। देखो मेरे पढ़ाने के, देखो एक बात समझा रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। जिसको भी लग रहा है कि बकवास बातें समझाएंगे तो 2 मिनट के लिए आप बाद आना। देखो एक बात बता रहा हूं, एक बात बताओ कि एक बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस समझ जाओगे तो बहुत बेहतरीन होगा। एक बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है और क्या होता है ना कि उसको किसी कारण की वजह से टीचिंग लाइन में आना पड़ता है, यानी कि टीचिंग, यानी कि पढ़ाई के लिए, यानी कि टीचिंग करता है। अब टीचिंग करते करते वो हैबिचुअल हो जाता है, और हैबिचुअल होने के लिए याद रखेगा किसी संस्था में पढ़ाने लगता है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगता है। देखो वो पढ़ाई तो एसएससी के लिए किया है ना, एसएससी के लिए पढ़ाई किया है, तो उसको जानकारी भी कितना होना चाहिए, यानी कि एसएससी लेवल तक ही होना चाहिए। ठीक है, और आप सभी को पता है कि अगर बात किया जाए अभी एसएससी लेवल के बारे में, तो एसएससी लेवल ही चेंज कर दिया है। ठीक है, लेवल ही बढ़ा दिया है। तो याद रखना कि जो यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी में जीएस की पढ़ाई किया है, उसको तो पूरा सागर की गहराई के बारे में पता है ना, कि सागर में गहराई कितना है, कितना गहरा, कितना गोता लगाओगे तो चीजें आपको पता चलेगा, यानी कि क्या क्या चीजें आपको मिल सकती है। तो मैं समझाने की बस वही कोशिश कर रहा हूं कि स्लाइड चेंज पे जाओगे तो वहां पे सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि हाँ, क्वेश्चन ऑफ नंबर तो जरूर मिलेगा कि 1 घंटा में 100 क्वेश्चन टाइप होके मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो किसी फायदे का नहीं है, किसी भी फायदे का नहीं है। उससे अच्छा आप करो कि 200 रुपया लगाकर आप मार्केट से किताब लेके आओ प्रैक्टिस से, जिसमें कम से कम 50,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 50,000 नहीं मिलेंगे तो 5,000 तो बिल्कुल मिल जाएंगे, आप उसको लगाओ यार। ठीक है, उससे अच्छा उसको लगाओ। लेकिन अगर वाकई आपको जानकारी चाहिए, यानी कि एकदम डेप्थ में पढ़ना है, चीजों को एनालिसिस कर कर पढ़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन टीचर पढ़ा सकते हैं, जो अच्छे से, मतलब कि समझ रहे हो ना, जो विषय को अच्छे से पढ़े हैं, ऑब्वियस सी बात वही पढ़ा पाएंगे, है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, फैक्ट चीजें बताता हूं, और जिंदगी में कभी भी प्रैक्टिकल रहना चाहिए। मेंस में सारा स्टेटमेंट वाला देखा था सर, सीजीएल में बिल्कुल स्टेटमेंट पैटर्न ही बदल गया है। एसएससी खुद चाहता है कि जो इस बच्चे को मैं लूं उसका जीएस अच्छा होना चाहिए, तभी तो मेंस में घुसा दिया जीएस। अब कहां भागोगे, अब कहां तक भागोगे, है कि नहीं। चलिए, दांत करबती हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में क्या होती है, जल्दी बताओ क्या होती है, कौन सा ऐसा चीज होता है, कुर्बती हो जाती है, मतलब कठोर हो जाती है। तो जाहिर सी बात है फ्लोराइड अगर पानी में हो तो जाहिर सी बात है क्या हो जाता है, कुटकुटाने लगता है ना दांत, एकदम। ठीक है, हेलो मनोज जी, देखो यार बुराई मत करना मनोज, ठीक है, मुझे पता है कि आपने डीपी लगाया है, लेकिन यहाँ पे गाली वाली देके मत चले जाना, ठीक है।
चलिए, भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं हर बच्चों का अपना अपना प्लेटफॉर्म फेवरेट होता है, बहुत सारे बच्चों के फेवरेट टीचर होते हैं, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, बस ये कर रहा हूं कि प्लीज मुझे गाली देके मत चले जाना है। ठीक है सर जी, मेरा कमेंट पर हो क्या आप लिख दी हैं अमीषा? बीएड में एंट्रेंस में बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। अदिति मैम का कमेंट पढ़ लीजिए। अमीषा सर, बीएड के एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन होते हैं? भाई यही भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन होता है, कभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखो, तुम तो आंख बंद कर मार दोगे ये सब क्वेश्चन। ठीक है, इससे भी हल्का सस्ता क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए, भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा कौन से होते हैं, तो जल्दी से बताओ क्या होते हैं? बी होगा ना, सरगुम्स होगा। और कहां ज्यादातर खाए जाते हैं? जापान वाले ज्यादा खाते हैं, चाइना वाइना जापान वाले ये समुद्री फूड यानी कि सी फूड ज्यादा खाने में इंटरेस्ट रखते हैं। वो कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर क्या किया जाता है? तो डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन समाप्त हो गया क्या? चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, नो सर, मैं अभी गुरुजी की रिस्पेक्ट करता हूं, आपने बहुत अच्छी बात है, एकदम रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलो, इसका आंसर आपको कहां देना है? तो याद रखिएगा ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन होता है समाप्त। किडनी पिडनी यहां पे मत करो, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में किडनी पिडनी करना। जिसको भी किडनी किडनी करना है वो ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में करेगा। और सबसे पहली बात बता दे रहा हूं आप सभी को कि दोस्त, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अगर नहीं किए हो तो बड़ा दिक्कत वाली बात कर रहे हो। ठीक है, यानी कि जल्दी से डाउनलोड कर लो। ठीक है, क्योंकि फिर से याद रखिएगा वेडनेसडे को टेस्ट होने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप 70% लेकर आओ नंबर, और कम से कम मेरा जेब थोड़ा खाली करो, लेकिन आप लोग लेकर आ ही नहीं रहे हो। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अच्छी बात है। दारू पियो, अपने बीवी को मारो, अपनी मां को गाली दे दो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? हैं? आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, आप अपनी जिंदगी को क्या करते हो सर, उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? सर, सीआरपीएफ के आंसर की कब तक आएगा? 28 फरवरी। घबराओ मत, याद रखना 1 से 2 वीक लगेगा, और 1 से 2 के वीक में याद रखेगा आपका क्या है, आंसर की आ जाएगा। ठीक है, और जब आंसर की आ जाएगा तो याद रखना इस बार मैं भी एक्टिव हूं, एकदम जैसे ही आएगा वैसे ही आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, क्यों मोदी जी का मजाक बना रहे हो यार? ठीक है, मोदी जी जैसे रिस्पेक्टेड इंसान का नाम रखकर इस तरीके से चीजें कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको देश निकाला दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। शेयर और लाइक बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, जितना शेयर करना है उतना शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।